हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे AEC हिंदी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स हिंदी, जो कि सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और कौन से यूनिवर्सिटी के लिए है, तो PBMKU के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए AEC हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, BBMKU के स्टूडेंट्स के लिए AEC पेपर जिनका क्या है, हिंदी है, सेमेस्टर 2 में उनका पेपर 50 मार्क्स का होगा। आपको इस पेपर में टोटल 2 यूनिट्स पढ़ना है, इकाई 1 और इकाई 2। इसका मतलब होता है कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पल्लवन एवं संक्षेपण। सेकेंड यूनिट में आपको दिया गया है कि संप्रेषण पढ़ना है, संप्रेषण की अवधारणा और महत्व और संप्रेषण के प्रकार, माध्यम एवं तकनीक। तो हम लोग यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक से, जो कि है समास। आइए देखते हैं कि समास क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, इकाई 1 मतलब कि यूनिट 1 में हमें पढ़ना है समास। समास का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, तो देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मतलब कि छोटा करना। समास के माध्यम से भाषा को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का कार्य किया जाता है। हिंदी भाषा में जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में शब्दों के बीच आने वाले विभक्तियों का लोप हो जाता है, जिससे वाक्य छोटे और सारगर्भित बनते हैं। मतलब कि समास जो है क्या करता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। ये जो वर्ड है समास, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या है, सम, और दूसरा क्या है, आस। इसे जोड़कर क्या बनता है, समास। ठीक है, देखिए ये जो शब्द है ना स्टूडेंट, सम, इसका अर्थ होता है कि संक्षिप्त। इसका क्या अर्थ होता है, संक्षिप्त। और आस का मतलब होता है कथन। तो जो कथन संक्षिप्त में कहा जाए वो समास कहलाता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। समास का क्या अर्थ होता है, संक्षिप्तीकरण करना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा का महल को क्या लिख रहे हैं, राजमहल। इतना बड़ा सा जो सेंटेंस, जो वाक्य है राजा का महल, इसको क्या लिख रहे हैं, राजमहल। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर क्या बन रहा है, एक नया शब्द बन रहा है, राजमहल। और ये शब्द क्या है, राजा का महल से छोटा भी है। तो इस तरह के शब्दों को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। देखिए समास की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसा कि क्या क्या विशेषताएं समास की, तो देखिए समास के 4 विशेषताएं हैं। पहला क्या है, तो पहला है शब्दों का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त का मतलब छोटा रूप हो जाता है। समास का मुख्य उद्देश्य वाक्य को संक्षिप्त और सरल बनाना है। उदाहरण के लिए राजा का महल को राजमहल कहा जाता है। और समास की विशेषताएं क्या है, तो 2 शब्दों का संयोग। समास में 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उनका अलग अलग अर्थ खो जाता है। जो उनका अलग अलग अर्थ है वो खो जाता है, लेकिन मिलकर एक नया अर्थ प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है कि विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास में जो विभक्तियाँ कहने का क्या मतलब है, जैसे कि का, के, की, से या फिर पर आती है, उनका लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए गंगा का जल, तो यहाँ से देखिए ये जो का विभक्ति है वो गायब हो गया है। क्या हो गया है, गंगा का जल को क्या लिख रहे हैं, गंगा जल बना दिया जाता है। और फिर संपूर्ण अर्थ संप्रेषण। समास के प्रयोग से भाषा में न सिर्फ संक्षिप्तता आती है, बल्कि वाक्यों का अर्थ भी अधिक स्पष्ट हो जाता है।
ये कुछ समास की विशेषताएं हैं, ठीक। उसके बाद आता है कि समास के कितने प्रकार हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर समास के मुख्य रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है समास को मुख्य रूप से। पर आपको ध्यान देना है कि समास के 4 प्रकार नहीं होते हैं, समास के टोटल 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे तो आगे उन दोनों को भी स्टडी करेंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल यहाँ ये देखिए कि समास के टोटल कितने होते हैं, तो 6 समास जो है 6 टाइप्स का होता है, ठीक। सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहले और दूसरे पद में कारक संबंध होता है। इसमें एक पद प्रधान होता है और दूसरा पद उसका पूरक होता है। तत्पुरुष समास में के प्रकार निम्नलिखित है। देखिए, तत्पुरुष समास में क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि 2 शब्द को जोड़कर जो एक नया शब्द बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं समास। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं समास। 2 शब्द मिलकर बनता है, पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं पूर्व शब्द, ठीक है। और जो सेकंड रहता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तर शब्द। जैसे कि पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब उसके बाद वाला, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें एक पद प्रधान होता है और दूसरा पद उसका पूरक होता है। मतलब दोनों के बिना एक दूसरा, ये जो दोनों शब्द है वो अधूरा है। कोई एक शब्द लिखेंगे तो अधूरा लगेगा, तो एक दूसरे का पूरक होता है। जिसमें कि जो कौन सा शब्द प्रधान होता है, कोई एक शब्द होता है ना प्रधान और दूसरा उसका पूरक होता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। मतलब ये वाला उत्तर पद जो है ये प्रधान होता है और ये जो पूर्व पद है ये इसका पूरक होता है। मतलब ये अप्रधान होता है, ये क्या होता है, ये इसका पूरक होता है, ठीक है। आपने समझा, 2 शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनता है इस प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। 2 शब्द मिलकर बनता है तो पूर्व और उत्तर शब्द पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, जिसमें कि जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होगा और पूर्व पद जो है वो इसका पूरक होगा। तो इसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। ये सब इरेज कर देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, और यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में पहले और दूसरे पद में कारक संबंध होता है। स्टूडेंट, कारक हमारे सिलेबस में है तो नहीं, पर कारक आपको समझने की आवश्यकता है। आपको बताते हैं कि कारक क्या होता है। देखिए कारक किसे कहते हैं, तो कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, ठीक है। कारक शब्द का क्या अर्थ होता है, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। ये क्या लिखा, मैंने एक वाक्य लिखा यहाँ पर कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। जैसे कि ये एक शब्द है श्री राम, रावण, बाण, मारा, ये सब शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे, ने से जुड़े हैं, को से जुड़े हैं और से जुड़े हैं। यहाँ ने, को या फिर से जो है ये शब्दों में वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया है। यदि ये शब्द ना हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द को ही कारक कहते हैं। तो ये सब शब्द क्या है, ये जो को, से, ने, ये क्या है, ये है कारक। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कारक क्या होता है। अब देखिए,
अब इसका एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से और भी समझ आएगा कि क्या होता है। देखिए क्या है ये कि तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास के प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष, उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये सब तत्पुरुष समास के प्रकार हैं, मतलब कि टाइप्स है। कर्म तत्पुरुष, इसमें पहले पद पर कर्म का बोध होता है। उदाहरण जैसे कि गंगा स्नान, तो गंगा में स्नान। पुस्तक पाठ, मतलब पुस्तक का पढ़ना। फिर करण तत्पुरुष, इसमें साधन या कारण का बोध होता है। उदाहरण में जैसे लाठी मार, मतलब लाठी से मारना। ये क्या हो गया, कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, तो करण तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें प्राप्ति या समर्पण का बोध होता है। उदाहरण राज्य दान, मतलब राज्य का दान। आपादान तत्पुरुष, इसमें वियोजन या दूरी का बोध होता है। जैसे गृह त्याग, घर का त्याग, इसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, दूरी हो रहा है, घर से दूरी। अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें स्नान का स्थान का बोध होता है। जैसे भूमि पतिता, मतलब भूमि पर पड़ी हुई। तो जो तत्पुरुष समास है, टोटल देखिए स्टूडेंट्स, समास जो है, समास के कितने भेद है, कितने टाइप्स है, तो 6 है, ठीक। और जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के भी कितने टाइप्स है, तो 6 टाइप्स है तत्पुरुष समास के भी। कौन कौन सा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। ये 6 टाइप्स है तत्पुरुष समास के। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, को के चिन्ह, जिसमें को का चिन्ह होता है। जैसे कि गगन चुंबी, गगन को चुंबने वाला, ठीक। करण जिसमें से जुड़ा हो, के द्वारा जुड़ा हो। संप्रदान में जैसे का से जुड़ा हो। फिर अपादान जो तत्पुरुष होता है उसमें आता है ऋण मुक्त, जैसे कि ऋण से मुक्त, ठीक है। आपको हम यहाँ पर बताएं कि जैसा कर्म तत्पुरुष है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ और है। देखिए जो कर्म तत्पुरुष होता है ना, उसमें जो समास के शब्द होते हैं, इस सबको, इन उदाहरणों को आप इग्नोर करेंगे, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। जो कर्म तत्पुरुष होता है ना, उसमें जो समास होता है वो को चिन्ह से जुड़ा होता है। कौन सा चिन्ह से, को चिन्ह से। जैसे कि बस चालक, मतलब बस को चलाने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक है। उसके बाद जब करण तत्पुरुष समास में आते हैं तो इसमें करण तत्पुरुष समाज में जो शब्द है वो से जुड़े होते हैं या फिर के द्वारा से जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा है उसको इग्नोर करना है, ठीक है। करण तत्पुरुष में से या के द्वारा से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदांध, मतलब मद से अंध। या फिर रेखांकित, मतलब रेखा द्वारा अंकित, रेखा द्वारा अंकित, ठीक है, रेखांकित जो शब्द है। फिर जो संप्रदान समास है, यहाँ पर जो संप्रदान समास है, इसमें जो है के लिए किससे जुड़ा होता है, तो के लिए जो कारक चिन्ह है इससे जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल हथकड़ी, मतलब कि हाथ के लिए कड़ी। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। फिर अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ऋण मुक्त, मतलब ऋण से मुक्त। फिर आता है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में या पर से जुड़ा होता है, में या फिर पर से जुड़ा होता है। जैसे कि शरणागत, मतलब शरण में आगत। और पर जैसे कि आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, है ना ये शब्द। और एक है इसका जो कि है संबंध तत्पुरुष। क्या है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास जिसमें है किससे जुड़ा होता है, तो का, के या की से जुड़ा होता है। का,
के या फिर किस से जुड़ा होता है, ठीक है, संबंध तत्पुरुष में। फॉर एग्जाम्पल कि पूंजीपति, पूंजी का पति, ठीक है, इस टाइप के शब्द जो है वो इससे जुड़े होते हैं। तो कौन कौन से कारक से जुड़े होते हैं वो सब अभी हमने जो लिख के बताया उसको आपको याद रखना है और इसी को ध्यान दे करके एग्ज़ाम में आंसर करना है। यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए इसे इग्नोर करना है, ठीक है। कॉपी में जब आप नोट बनाएंगे तो जो हम यहाँ पर बोल रहे थे उसको अच्छे से लिख कर नोट तैयार करेंगे, फिर उसे पढ़ेंगे। फिर आता है द्वंद्व समास, ठीक है। तत्पुरुष समास के बाद जो सेकंड टाइप है वो है द्वंद्व समास। देखिए स्टूडेंट, द्वंद्व का समास का डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं, फिर उदाहरण देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए द्वंद्व समास जो है इसमें दो शब्दों का संयुक्त रूप होता है जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि आपने यह शब्द सुना है सीताराम, हर जगह लिखा रहता है सीताराम, क्या लिखा हुआ रहता है, सीता राम, ऐसे लिखा हुआ रहता है। या फिर लिखा हुआ रहता है अन्न जल त्याग दिया है कोई व्यक्ति, तो अन्न जल। या फिर पाप पुण्य, इस टाइप के शब्द आपने अक्सर सुने होंगे, पाप पुण्य, अन्न जल, सीताराम। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों पद समान रूप से प्रधान है, सीता भी, राम भी, अन्न भी, जल भी, पाप भी, पुण्य भी। तो इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, मतलब इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं दोनों ही शब्द। उनके बीच और का भाव होता है, जैसे कि सीता राम के बीच में जो ये हाइफन है, इसका कहने का क्या मतलब है, सीता और राम। अन्न जल कोई व्यक्ति त्याग दिया है, मतलब अन्न और जल त्याग दिया है। पाप और पुण्य, आप समझ पा रहे हैं, ये जो बीच में आ रहा है ये और का भाव है। ऐसा नहीं कि इसके बिना पुण्य अधूरा है या पाप के पाप लिखेंगे तो ये आधा अधूरा शब्द है, ऐसा नहीं है। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट और इक्वली दोनों का मीनिंग है, पाप का, पुण्य का, अन्न का, जल का, सीता का, राम का। इस समास के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता आती है, क्योंकि दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण होता है। उदाहरण राम लक्ष्मण, मतलब राम और लक्ष्मण। दिन रात, दिन और रात। द्वंद्व समास में दोनों पदों का महत्व बराबर होता है और दोनों मिलकर एक नए संपूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास तो बहुत इजी था, आपने समझा होगा, जिसमें क्या होता है, दो शब्द मतलब दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, दोनों का महत्व बराबर होता है और से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, तो और से जुड़े होते हैं। थर्ड आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो इस बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें दो शब्दों में से पहले शब्द प्रयोज्य संख्या के रूप में प्रयोग होता है और उसके बाद का शब्द उसी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये समझिए कि इसमें समस्त पद मिलकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इसमें प्रयुक्त दोनों शब्द प्रधान नहीं होते, बल्कि उनके मध्य में किसी अन्य विशेषता का संकेत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण में क्या है, चतुर्भुज, जिसके चार भुजाएं हैं, तो किनके चार भुजाएं हैं, दशानन, जिसके 10 मुख है। जैसे कि जो दशानन कहने का क्या मतलब है, जिसके 10 मुख है, मतलब कि रावण को यहाँ पर कहा जा रहा है। बहुब्रीहि समास में अक्सर समस्त पद के अर्थ से हटकर नए व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। उदाहरण के लिए दशानंद का अर्थ है 10 मुख वाला, ठीक है। 10 मुख वाला का मतलब होता है दशानंद, लेकिन इन दोनों के अलावा यहाँ पर संकेत किनकी तरफ है, तो रावण, लेकिन यह रावण को इंगित करता है। तो मतलब कि जो दो शब्द है वो मिलाकर नया शब्द तो बन रहा है, लेकिन ये किसी तीसरे को बता रहा है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। फिर आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें दोनों शब्द में से पहले होने वाले शब्द कोई अव्ययी होता है और उसके बाद का शब्द वास्तविकता में प्रयोग होता है। इस समास में अव्यय प्रधान होता है और समस्त पद का
उपयोग किसी विशेष अव्ययी भाव का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसमें क्या समय, स्थान, संयोग आदि का बोध होता है। उदाहरण के लिए दिन भर, मतलब दिन भर, और फिर घर के बाहर, इसका क्या मतलब है कि घर से बाहर। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्ययी होता है, वहीं अव्ययी होता है और प्रधान भी होता है। इससे समय, स्थान या संयोग का बोध होता है। उदाहरण के लिए दिन भर का अर्थ है पूरे दिन के दौरान। दिन भर का क्या अर्थ है? पूरे दिन के दौरान। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अव्ययी भाव को जिस शब्द के आगे में अव्ययी हो, जैसे कि आजीवन, ठीक है, या फिर यथा समर्थ, या फिर यथाशक्ति, या फिर भर पेट, हर रोज, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्योंकि देखिए आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर। आगे में क्या लगा हुआ है? आ, फिर यथा, यहाँ यथा, भर, फिर हर, ये सब क्या है? अव्ययी है। आजीवन का क्या अर्थ होता है? जीवन भर। और फिर यथा सामर्थ्य का मतलब होता है सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। भर पेट मतलब पेट भर कर। हर रोज़ मतलब रोज़ रोज़। तो इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास में समय, स्थान या संयोग आदि का बोध होता है। इसके अलावा भी समास के और दो भेद है, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। द्वंद्व तो पढ़ लिए, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, यहाँ पर आपको बताते हैं लिखकर कौन कौन सा समास होता है। एक होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। एक होता है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो सबसे पहले समझते हैं द्विगु समास को। ठीक है, ये बहुत ही इजी होता है। द्विगु समास में क्या होता है कि संख्या होता है। सबसे पहले संख्या लिखा रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि नवग्रह, या फिर दोपहर, या फिर त्रिलोक, या फिर चौमासा। देखिए नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। पहला क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है। दोपहर मतलब 2 पहरों का समाहार, यहाँ पर 2 आ रहा है। त्रि का मतलब 3 होता है। संख्या आ रहा है, जहाँ पर पहले संख्या आए, 2 शब्दों के जोड़ने पर जहाँ पर संख्या आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास आ जाएगा। जैसे त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समाहार। फिर 4 मासों का समूह, चौमासा। ठीक, और कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें 2 शब्दों में से पहले शब्द का अर्थ एक विशेष गुण से लिया जाता है, जिसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे चंद्रमुख, इसका एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे कि चंद्रमुख। चंद्रमुख का क्या मतलब होता है? कि चांद जैसा मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। देहलता मतलब देह रूपी लता। नील कमल मतलब नीला कमल। पीतांबर मतलब पीला अंबर मतलब पीला वस्त्र। ये सब किस में आता है? कर्मधारय समास में, जिसमें 2 शब्दों में से पहले शब्द का अर्थ एक विशेष गुण से लिया जाता है। जैसे हो रहा है ना, चंद्रमुखी, कमल नयन, ये सब आता है कर्मधारय समास में। देखिए समास के उदाहरण क्या क्या है? समास के विभिन्न प्रकारों के प्रयोग से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भाषा में संक्षिप्तता और स्पष्टता आती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा।
माता पिता दोनों ही शब्द क्या है, बराबर है, प्रधान है, तो माता और पिता ये द्वंद्व समास। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, देखिए यहाँ पर ये जिसकी 4 भुजाएं, ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। दिन भर मतलब दिन भर, दिन के दौरान, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। समास के लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, तो भाषा में संक्षिप्तता आती है, अर्थ की स्पष्टता, भाषा की सुंदरता और लिखने और बोलने में आसानी होती है। ठीक है। समास के अन्य प्रकार में देखिए यहाँ पर लिखा गया है, समास के 4 मुख्य प्रकारों के अलावा अन्य छोटे प्रकार भी है, जो द्विगु समास, जो कि द्विगु समास है जिसमें संख्या का बोध होता है, जैसे कि त्रिलोक, पंचतत्व। ठीक है। इस समास के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आप एक बार इसके बारे में सर्च कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रादि समास मुझे याद नहीं आ रहा है कि जिसमें पूर्व पद का प्रयोग होता है, उदाहरण, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको देखना होगा। ठीक है। समास का क्वेश्चन आंसर जो है क्या है, सबसे पहला कि समास किसे कहते हैं, तो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को कहते हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। समास के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर 4 प्रकार आपको नहीं मेंशन करना है, आपको 5वां द्विगु और 6ठा बहुब्रीहि भी मेंशन करना है। ठीक है। फिर आता है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसके शब्द का जो पूर्व शब्द होगा वो अव्ययी होगा, तो वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि यथा संभव, यथा क्या है, अव्ययी है, और संभव इसके साथ मिलकर मतलब संभव सीमा तक का अर्थ व्यक्त करता है। तत्पुरुष समास किसमें है, जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द जो है वो कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं, जैसे राजकुमार, राजकुमार। ठीक है। जैसे कि जो भी कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं, कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, राजा के पुत्र। फिर आता है द्वंद्व समास किसमें कहते हैं, जिसमें दोनों ही शब्द प्रधान होता है, जैसे माता और पिता, अन्न जल, राम और लक्ष्मण, इस तरह के शब्दों को द्वंद्व समास कहते हैं। फिर आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में शब्दों का सीधा अर्थ न लेकर वे किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म को धारण करते हैं। ठीक है। जैसे चतुरानंद, जिसके 4 मुख है, इसका मतलब क्या होता है, भगवान ब्रह्मा। यहाँ चतुर और आनंद जो है मिलकर 4 मुख वाला व्यक्तित्व प्रकट कर रहा है, लेकिन किसी और का नाम है, ये किनका, तो ब्रह्मा जी का, तो इसीलिए ये बहुब्रीहि समास है। राजपुत्र किस प्रकार का समास है, तो तत्पुरुष समास है, क्योंकि राजा का पुत्र का मतलब कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। समास का उद्देश्य क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा, संक्षिप्त करना, वाक्य को सरल करना, सुंदर बनाना। नीलकंठ किस प्रकार का समास है, नीलकंठ जो है बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये नील और कंठ से मिलकर बना है, इसका जिसका कंठ नीला है इसका मतलब है नीलकंठ, और ये किन की ओर इशारा कर रहे हैं, तो शिव जी के, शंकर जी का नाम है नीलकंठ, तो इसीलिए ये बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी, ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। क्यों, क्योंकि चक्रपाणी का मतलब है कि जिसके हाथ में चक्र है, तो किसके हाथ में चक्र है, तो भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है। यहाँ अर्थ जो क्या है, एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, किनका, तो भगवान विष्णु, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है स्टूडेंट कि जिसका अर्थ जो है वो समान अर्थ वाले शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिसके अर्थ समान हो। पर्यायवाची शब्द मतलब अर्थ जिसका समान हो, अर्थ जिसके समान हो मतलब सेम अर्थ हो। जैसे कि अग्नि का मतलब होता है आग, अनल, पावक। जैसे कि दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये किनका है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। पानी जो हम लोग पीते हैं उसे और क्या कहते हैं, जल कहते हैं, नीर कहते हैं, अम्बु कहते हैं, तोय कहते हैं। तो ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द। जैसे अंधकार को क्या कहते हैं हम लोग, अंधेरा कहते हैं, तम कहते हैं, तिमिर कहते हैं। बहुत सारा है, अन्न है जिसे हम लोग भोजन भी कहते हैं, अमृत है जिसे सुधा, सोम, पीयूष कहते हैं। असुर का मतलब दानव, राक्षस, निशाचर, मतलब इस शब्द का सेम अर्थ है। ये कहें चाहे ये कहें, बात एक ही है, ये पर्यायवाची शब्द है।
एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पर्यायवाची शब्द के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो विलोम शब्द। विलोम का मतलब जैसे दिन का उल्टा होता है रात, मतलब विपरीत। विलोम का मतलब विपरीत। विलोम शब्द का परिचय क्या है? विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ है विपरीत अर्थ वाले शब्द। संस्कृत में वी का अर्थ होता है विपरीत और लोम का अर्थ होता है दिशा या रुख। इस प्रकार विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से विपरीत होता है। हिंदी में विलोम शब्द का उपयोग भाषा को अधिक स्पष्ट और सटीक बनाने के लिए किया जाता है। विलोम शब्दों का सही ज्ञान होने से भाषा का ज्ञान बढ़ता है और लेखन या बोलचाल में प्रभावी ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। ये शब्द सामान्यतः वाक्य की संरचना में संपूर्णता और संतुलन लाते हैं। विलोम शब्द का उपयोग का महत्व क्या है? भाषा को समृद्ध बनाते हैं, लेखन और वाक्य निर्माण में मदद करते हैं, विपरीत भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि विलोम शब्द यहाँ पर कुछ 50 उदाहरण है। जैसे अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा। अधिकार का कर्तव्य होगा। आशा का उल्टा क्या होगा? निराशा। ऋण का हो जाएगा धन, जो अमीर है इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गरीब। हार का जीत। इस टाइप के शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। इससे तो आप सभी परिचित ही होंगे। मित्र, शत्रु। उसके बाद आता है लिंग निर्णय। लिंग निर्णय का मतलब होता है जेंडर डिटर्मिनेशन। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें किसी शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का निर्णय किया जाता है। हिंदी भाषा में शब्दों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग निर्णय का आधार शब्दों के अर्थ और उसके प्रयोग के संदर्भ में होता है। लिंग का परिचय क्या क्या है? तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। जो शब्द पुरुष जाति या पुरुषार्थ को दर्शाते हैं, जैसे कि आदमी, घोड़ा, बेटा, राजा आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्द जो शब्द स्त्री जाति को दर्शाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जिसमें महिला या मादा जाति का बोध होता है, जैसे कि औरत, बेटी, रानी एटसेट्रा, मतलब आदि। लिंग के कितने प्रकार हैं? तो लिंग के 2 प्रकार है, ठीक है। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको। ये सब तो खैर बहुत इजी है। लिंग निर्णय के नियम देखिए। लिंग निर्णय के क्या नियम है, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना, बाकी सब तो इजी ही है। कि व्यक्ति या प्राणी के लिंग पर आधारित, जब किसी व्यक्ति या प्राणी का लिंग स्पष्ट हो तो उसका लिंग निर्णय उसी आधार पर किया जाता है। जैसे कि बेटा पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग। शब्द में अंत के आधार पर, अंत के आधार पर कहने का मतलब है कि जिसका अंत में आ आता है वो पुल्लिंग होते हैं, जिसमें ई आता है उसमें स्त्रीलिंग होते हैं। अक्सर आपने नाम में भी देखा होगा लड़का या लड़की का, जैसे कि राजा, आ आया है लास्ट में, लड़का, और इसमें रानी, कवित्री, लड़की। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? कवि। ये भी क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि कवित्री स्त्रीलिंग है। शब्द के अर्थ से लिंग निर्णय। जब किसी वस्तु या किसी विशेष लिंग, कोई विशेष लिंग नहीं होता तो उसका लिंग निर्णय शब्द के सामान्य प्रयोग से होता है। उदाहरण जैसे कि किताब स्त्रीलिंग है, कलम स्त्रीलिंग है, घर पुल्लिंग है, दरवाज़ा पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि कोई बोलता है कि दरवाज़ा खोल दो या दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुली है नहीं, दरवाज़ा खुला है, क्योंकि दरवाज़ा पुल्लिंग है, ठीक है। कुछ अपवाद हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग निर्णय नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि वे अपवाद होते हैं, मतलब एक्सेप्शनल होते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में दरवाज़ा, पेड़, मैदान, और स्त्रीलिंग में चप्पल, सड़क, कुर्सी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और दरवाज़ा, पेड़, मैदान, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लिंग बदलने के नियम देखिए। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में ई हटाकर आ कर देना है, जैसे कि लड़की का लड़का। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने के लिए आ हटाकर ई कर देना है, जैसे कि राजा, आ रहा है लास्ट में तो इसमें क्या कर देना है? रानी, ई कर देना है, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे हैं ना कि र प्लस
आ, फिर प्लस ज प्लस आ, जो ऐसे है इसके लास्ट में आ रहा है, इसको ई कर देना है। इसका कहने का यही मतलब है, ठीक। फिर आता है कुछ विशेष शब्द। कुछ शब्दों के लिंग का निर्णय इसके विशेष रूप से किया जाता है और उनके रूप में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण शेर का शेरनी, बाघ का बाघिन, गायक का गायिका। लिंग बदलने के 10 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। आपको पढ़ना है। इस पीडीएफ को आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको यहाँ इस पीडीएफ को अच्छे से रीड आउट करना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे शब्द, मतलब लगभग इतना सारा शब्द मिलाकर एक शब्द। जैसे हमें कहना है जो कभी मर नहीं सकता, उसको हम लोग कहेंगे अमर, ठीक है। इस टाइप का शब्द हम लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं। जो कभी वृद्ध ना हो, अजर, जो सब जगह विद्यमान हो, क्या कहते हैं उसे, सर्वव्यापी। ये सब अनेक शब्दों के एक शब्द है। बहुत सारे अनेक शब्दों के एक शब्द प्रोवाइड किए गए हैं, आपको सभी को पढ़ना है, समझना है। देखिए जो शिक्षा देता हो वो शिक्षक। ऐसा नहीं ना कहते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो शिक्षा देते हैं, सीधा कहते हैं कि यह शिक्षक है। तो ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है। उसके बाद आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे का मतलब ईडियम, जैसा कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पढ़ते हैं ना कि ईडियम एंड फ्रेजेस। तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ उनके शब्दों के सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। ये अक्सर किसी विशेष विचार या भावना को संक्षेप में व्यक्त करते हैं। जैसे आसमान से गिरना, इसका मतलब ये नहीं है कि सही में आसमान से कोई गिरा है। इसका मतलब है कि बहुत बुरी स्थिति में आना। वह परीक्षा में फेल होने के बाद आसमान से गिर गया। तो कोई परीक्षा में फेल होता है तो आसमान से गिरता है क्या? नहीं। इस वाक्यांश का कोई मतलब है कि बहुत बुरी स्थिति में आना, उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, दूध का दूध और पानी का पानी करना, मतलब सच और झूठ का खुलासा करना। कांटों में राह निकालना, ऐसा थोड़ी है कि कांटा बिछा देना है और उस पर चल कर जाना, नहीं। इसका मतलब होता है कुछ की कठिनाइयों में रास्ता निकालना। तो ये कुछ मुहावरे हैं जिनको आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। मुहावरे के बाद फिर आता है लोकोक्तियाँ। देखिए बहुत सारा, लगभग 50 मुहावरा आपको पढ़ना है, समझना है, उदाहरण भी देखने हैं। लोकोक्तियाँ का मतलब होता है प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति एक प्रसिद्ध कथन होती है जो सामान्य जीवन के अनुभवों को व्यक्त करती है। ये अक्सर एक नैतिक संदेश देती है या किसी स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है। लोकोक्तियों के उदाहरण क्या है? जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि किसी चीज़ की इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। ये एक क्या है? प्रोवर्ब है, एक कथन है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटे छोटे प्रयास से बड़ा काम होता है। अधजल गगरी छलकत जाए। जो लोग अधूरे होते हैं वही अधिक दिखावा करते हैं। जैसा कि नहीं हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हाफ वेसल फुल वेसल, वही वाला बात हो गया है। एकता में बल है, मतलब कि एकता से अधिक शक्ति मिलती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये सब क्या है? एक प्रोवर्ब है, एक कथन है। इस पढ़िए से भी आपको पढ़ना है। लगभग बहुत सारे दिए गए हैं, 50 अक्रॉस 50 है शायद। देखिए 50 लोकोक्तियाँ, 50 मुहावरे आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है कि संक्षेपण। देखिए संक्षेपण और पल्लवन। पल्लवन का मतलब होता है कि पल्लवन का अर्थ है किसी विषय या किसी विचार या तत्व का विस्तार या विकास करना। यह एक साहित्यिक, शैक्षणिक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार को गहराई से समझा जाता है और उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया जाता है। पल्लवन का उपयोग विचारों, भावनाओं और तथ्यों के व्यापक विश्लेषण और विस्तार के लिए किया जाता है। पल्लवन की विशेषता क्या होती है? तो इसमें विस्तार से बताया जाता है, गहराई से अध्ययन कर सर्वधन मतलब कि संवर्धन, मतलब पल्लवन नए विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। यह विचारों का
समृद्धि करने में मदद करता है और नए ज्ञान की खोज को प्रेरित करता है। पल्लवन की प्रक्रिया क्या है? विचारों का चयन। पहले चरण में विचारों का चयन किया जाता है जिन्हें विस्तारित करना है। यह किसी विशेष विषय, समस्या या अनुभव पर आधारित हो सकता है। फिर विवरण और विश्लेषण, फिर उस पर गहन चर्चा की जाती है, फिर निष्कर्ष और सुझाव दिया जाता है। पल्लवन के उदाहरण देखिए, साहित्य में पल्लवन के उदाहरण। जब कोई आलोचक किसी कविता का पल्लवन करता है तो वह कवि के भाव, प्रतीक और भाषा पर विस्तारित चर्चा करता है। उदाहरण, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता गीतांजलि का पल्लवन करते समय आलोचक उनके भावनात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक संदर्भों का विश्लेषण करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जैसा कि पल्लवन का मतलब हम आपको समझाते हैं कि कोई, मान लेते हैं कबीर का एक दोहा ही है, एक लाइन का, जिसका हम लोग अर्थ लिखने जाएं, इसका विश्लेषण करने जाएं तो ये बहुत एक पैराग्राफ में आएगा जिसमें हम लोग इसका निष्कर्ष बताएंगे कि कवि ये कहना चाह रहे थे, कवि का भाव क्या है, इससे क्या समझाने की कोशिश करें। मतलब कि किसी एक लाइन को उसका अर्थ ही पूरा विस्तार से बताना ही पल्लवन कहलाता है। विज्ञान में क्या होता है? एक वैज्ञानिक अनुसंधान रिपोर्ट में विषय के सभी पहलुओं को विस्तार से समझाया जा सकता है, जैसे विभिन्न प्रयोगों के परिणाम और उनकी व्याख्या। किसी भी उदाहरण में जलवायु परिवर्तन पर एक अध्ययन का पल्लवन करते समय विभिन्न जलवायु मॉडल और उनके प्रभावों का विस्तार विवरण दिया जाता है। मतलब किसी चीज़ का व्याख्या करना या विस्तृत विवरण देना ही क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या आया कि पल्लवन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो विचारों को विकसित और विस्तारित करने में मदद करती है। यह न केवल गहराई से अध्ययन की अनुमति देती है बल्कि विचारों को और अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का कार्य भी करती है। पल्लवन के माध्यम से हम किसी भी विषय के सभी पहलुओं को समझ सकते हैं और उन्हें एक समृद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण अथवा सार लेखन, अंग्रेजी में प्रिसाइज, का आशय है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन का संक्षिप्त कर देना। किसी बड़े पाठ, निबंध, लेखन, शोध प्रबंध आदि में मुख्य विचार, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। मतलब कि प्रिसाइज राइटिंग, या फिर हम लोग समरी भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में नहीं लिखते हैं बड़ा सा स्टोरी का छोटा सा समरी, वो होता है संक्षेपण। और जैसे पोइट्री का व्याख्या करते हैं तो वो होता है पल्लवन। ठीक है, संक्षेपण लिखते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने स्टोरी में पढ़ा है, किसी भी लेख में पढ़ा है, वो पूर्ण होना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं करना है आपको। संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध और सुस्पष्ट होना चाहिए। संक्षेपण की भाषा में प्रवाह एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। संक्षेपण में स्पष्टता होनी चाहिए, एकात्मकता होना चाहिए, गतिशीलता होना चाहिए, प्रवाहमान गुण भी होना चाहिए। इधर उधर का नहीं, आपको सीक्वेंस में भी लिखना है। ऐसा शक्ति होनी चाहिए, बहुत सारा कुछ होता है, आपको देखना है इसे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको डेमो में लिखा गया है स्वच्छ भारत अभियान एक समृद्धि की ओर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सा लेख है। इसका संक्षेपण देखिए, स्वच्छ भारत अभियान एक समृद्धि की ओर। इसको कितना छोटा संक्षेप में लिखा गया है। जब आप पूरा इसे पढ़ेंगे और संक्षेप को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे संक्षेपण लिखा जाता है। पल्लवन का मतलब स्टूडेंट ध्यान रहे कि किसी भी लाइन को या किसी भी टॉपिक को, किसी भी पोएम का लाइन को, किसी भी कविता के द्वारा, कवि के द्वारा लिखी गई कोई भी कथन को विस्तृत रूप देना, व्याख्या करना पल्लवन कहलाता है। लेकिन जो संक्षेपण है इसका मतलब है छोटा करना, समराइज करना, समरी लिखना। ठीक है, ये था हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है, डेमो है, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं। इन सभी को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से रीड आउट कीजिए, और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो ग्रुप में मैसेज कीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर ये सारा प्रैक्टिस के लिए आप लोग को दिया गया है। उसके बाद है हमारा यूनिट 2। जैसे यूनिट 2 में हमारा है
संप्रेषण हमें पढ़ना है, जिसमें संप्रेषण की अवधारणा को हमें पढ़ना है और महत्व को हमें पढ़ना है। स्टूडेंट, संप्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं, संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। संप्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो शब्द है यह एक लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है स्टूडेंट्स? तो यह एक लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। इसका स्पेलिंग ऐसा है कि कम्युनिस शब्द से बना है। यह एक लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। क्या है? संप्रेषण जो शब्द है इसका अंग्रेजी में इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो है यह एक लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सामान्य समझ। क्या है? सामान्य समझ। इस प्रकार से संप्रेषण का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? दो व्यक्ति के बीच हुई अंतःक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन है वो ये भी हो सकता है कि सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। संप्रेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या समूह अपने विचारों को, जानकारी को और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मतलब कि विचारों, जानकारी और भावनाओं के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें संदेश का उत्पादन, प्रसारण और प्राप्ति शामिल है। संप्रेषण का मूल उद्देश्य दूसरों के साथ प्रभावी तरीके से विचारों को साझा करना और समझ बढ़ाना है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति या समूह जो है, चाहे कोई एक व्यक्ति हो या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, अपने विचारों को, जानकारी को और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या है? संप्रेषण है। मतलब विचारों, भावनाओं और जानकारियों का आदान प्रदान जो है उसे संप्रेषण कहते हैं। आपको समझ आ रहा है कि संप्रेषण किसे कहते हैं? जैसे कि हम आपको अभी वीडियो के माध्यम से ये संप्रेषण को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो यह भी संप्रेषण का उदाहरण है। हम आपको अपना बात कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो ये भी जो है संप्रेषण का ही एग्जाम्पल है। जो संप्रेषण जो शब्द है यह सम जोड़ प्रेषण से बना है। सम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सामान्य समझ, सामान्य रूप से या फिर पूरी तरीके से। और प्रेषण शब्द जो है इसका मतलब है कि भेजना, अग्रसर करना। तो ओवरऑल जो है ये संप्रेषण शब्द का मतलब क्या हो जाता है कि समान रूप से भेजा गया। बातचीत या भाषा से किसी सूचना या विचार को किसी दूसरे व्यक्ति तक भेजना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, यह जो है अंग्रेजी में इसे कहते हैं कम्युनिकेशन, जो कि एक लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। ठीक है, इतना आपने समझा, संप्रेषण की परिभाषा को आपने समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संप्रेषण की जो क्रिया है, मतलब कम्युनिकेशन की जो क्रिया है वो कैसे होती है, इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर संप्रेषण की प्रक्रिया जो है में कई चरणों में विभाजित की जाती है। इसमें क्या होता है, एक स्रोत होता है, मतलब एक सेंडर होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है वो क्या है, वो सेंडर स्रोत कहलाता है। ठीक है, स्रोत वह व्यक्ति या समूह है जो संदेश का निर्माण करता है। यह संदेश किसी अनुभव, विचार या जानकारी पर आधारित हो सकता है। इस व्यक्ति के पास क्या है, एक मैसेज है, मतलब एक संदेश है। संदेश क्या होता है, तो संदेश वह जानकारी है जो स्रोत द्वारा भेजी जाती है। यह मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है या दृश्य रूप में भी हो सकती है। संदेश की स्पष्टता और संरचना बहुत महत्वपूर्ण होती है।
उसके बाद होता है एक चैनल, जिसके माध्यम से, देखिए चैनल क्या होता है, चैनल वह माध्यम है, चैनल क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश प्रसारित किया जाता है। चैनल मौखिक बातचीत, मतलब चैनल कैसा हो सकता है, मौखिक हो सकता है जैसे कि बातचीत हो सकता है, या फिर फ़ोन कॉल हो सकता है, लिखित रूप में हो सकता है मतलब ईमेल्स हो सकते हैं, पत्र हो सकते हैं, या फिर दृश्य के रूप में हो सकता है जैसे कि ग्राफिक्स या चार्ट, या फिर डिजिटल या सोशल मीडिया वेबसाइट हो सकता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, एक स्रोत होता है, उसके पास एक मैसेज होता है जिसको चैनल के माध्यम से, चैनल क्या है, एक माध्यम है, चैनल के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, मतलब कि रिसीवर तक पहुंचाता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है संदेश को। क्या होता है, एक होता है स्रोत, ठीक है, यह जो व्यक्ति है यह है स्रोत, और इसके पास है एक संदेश जिसको इस व्यक्ति तक पहुंचाना है, यह है स्रोत, इसके पास क्या है, एक संदेश। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्लास में पढ़ाने वाले ये जो टीचर है, इनको बच्चों तक एक संदेश पहुंचाना है कि सभी बहुत शोरगुल कर रहे हैं, तो चुप चुप कहना है, ठीक है, सभी को शांत करवाना है। तो ये क्या करते हैं, संकेत के माध्यम से, जो डस्टर होता है उसको डेस्क के ऊपर जोर से 2-3 बार पटकते हैं, तो यह संकेत के माध्यम से सभी को क्या पता चल जाता है कि अब शांत हो जाना है, सर गुस्सा हो गया है, ठीक है। तो किस माध्यम से सभी बच्चों तक संदेश पहुंचा, तो संकेत के माध्यम से पहुंचा, ठीक है, बातचीत के माध्यम से तो नहीं पहुंचा, लिखित रूप से नहीं पहुंचा, दृश्य के माध्यम से पहुंचा, उन्होंने संकेत करके। तो चैनल यहाँ पर क्या था, संकेत के माध्यम से, मैसेज क्या था, शांत रहना है, और सेंडर कौन थे, मतलब स्रोत कौन थे, वो टीचर। प्राप्तकर्ता कौन हुए, जितने सारे स्टूडेंट्स थे वे सारे। देखिए यहाँ पर प्राप्तकर्ता जो है, प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति या समूह है, ध्यान रहे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, जो संदेश को प्राप्त करता है। उनकी समझ, अनुभव और पूर्वाग्रहों का प्रभाव संदेश की व्याख्या पर पड़ता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रतिक्रिया। अब आपने कुछ कहा और सामने वाला जो व्यक्ति है या समूह है उन्होंने समझा कि नहीं, ये तो उनकी प्रतिक्रिया से ही पता चलेगा ना, फीडबैक से ही पता चलेगा। तो प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश पर दी जाती है। यह स्रोत को यह बताती है कि संदेश को कैसे समझा गया और इसे कैसे स्वीकार किया गया। प्रतिक्रिया संप्रेषण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करती है। जैसे क्या करती है, मूल्यांकन करने में मदद करती है। कौन सी प्रक्रिया को, तो संप्रेषण के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। ये जो फीडबैक है, ठीक है, आपने समझा संप्रेषण में क्या क्या होता है। एक स्रोत होता है, उनके पास एक मैसेज होता है जो कि एक चैनल के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। उसके बाद प्राप्तकर्ता ने क्या समझा है उनके मैसेज को, उनका जो संदेश से, वो फीडबैक कहलाता है। ठीक है, तो ये सारा किस में आता है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया में आता है। इस प्रक्रिया को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए आपको। फिर आता है संप्रेषण के प्रकार, मतलब कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। संप्रेषण कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है मौखिक संप्रेषण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि मुख से बोला गया। मौखिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। डेफिनेशन क्या है, इसमें शब्दों का उपयोग करके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यह बातचीत, भाषण या समूह चर्चा के रूप में हो सकता है। मौखिक संप्रेषण तत्कालीनता और इंटरएक्टिविटी को बढ़ावा देता है। मौखिक संप्रेषण कैसे होगा, आमने सामने होगा, बातचीत होगा, और इसमें क्या होता है कि तुरंत ही सामने वाला का फीडबैक हमें मिल जाता है कि उन्होंने समझा कि नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको अपनी फ्रेंड को ये मैसेज देना है कि कल स्कूल में छुट्टी है। हम दोनों मिले और हम उसे बता रहे हैं कि कल स्कूल में छुट्टी है, तो उसको समझ में आ गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ ठीक है, ये फीडबैक उनका था। तो ये जो मैसेज का सामने से आदान प्रदान हुआ मुख से बोलकर, तो वो मौखिक संप्रेषण में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें शब्दों का उपयोग करके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, शब्दों का उपयोग करके
विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। फिर आता है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है इसमें विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि ईमेल, रिपोर्ट, पत्र और पुस्तकों में जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो रिटन जो है लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। लिखित संप्रेषण स्थायी होता है और इसे समय पर संशोधित किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर सड़क में बहुत सारे गड्ढे हैं और हमें लिखना है रिपोर्ट समाचार के संपादक को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें हम अपना जो भी हमारा मैसेज है, संदेश है, जो भी कहना चाहते हैं वो लिखकर रिपोर्ट के माध्यम से न्यूज़पेपर में छपवा रहे हो, तो वो रिटन कम्युनिकेशन मतलब कि लिखित संप्रेषण में आता है। या फिर हम लोग कहीं पर ईमेल कर रहे हैं या फिर किन्हीं को पत्र लिख रहे हैं या फिर पुस्तकों में जो लिखी गई बातें होती है जिसको पढ़कर हम लोग समझते हैं, वो सब कुछ लिखित संप्रेषण का ही उदाहरण है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए उसके बाद है अमौखिक संप्रेषण, जिसमें बोलकर नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाए। इसमें शारीरिक भाषा, इशारे, चेहरे के भाव और अन्य संकेत के शामिल होते हैं। यह मौखिक संप्रेषण के साथ साथ होता है और अक्सर संदेश के अर्थ को स्पष्ट करता है। आपने अक्सर सड़क पर देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस है वो हाथ से इशारा करते हैं कि इस ओर अभी नहीं जाना है, रुक जाना है, स्टॉप का। तो इशारा के माध्यम से क्या कर रहे हैं, बोल तो नहीं रहे हैं, इशारे के माध्यम से बता रहे हैं, तो ये अमौखिक संप्रेषण का उदाहरण है। फिर आता है दृश्य संप्रेषण। दृश्य संप्रेषण में क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब इसमें चित्र, ग्राफिक्स और वीडियो का उपयोग किया जाता है। यह जटिल जानकारी को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। जैसा कि आप कहीं पर देखे होंगे कि यहाँ गाड़ी का कहीं पर जहाँ पर 4 व्हीलर पार्क नहीं करना रहता है वहाँ पर कार का साइन बनाकर और क्रॉस का निशान रहता है, मतलब यहाँ पर पार्किंग नहीं करना, या फिर नो पार्किंग लिखा रहता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो दृश्य संप्रेषण का एग्जाम्पल है। ये दृश्य के माध्यम से सभी लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ी को पार्क नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण या दृश्य संप्रेषण क्या है। सभी को अच्छे से समझना है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। बस आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, समझना है और कॉपी में बहुत ही सुंदर से हाईलाइट कर नोट्स बनाना है पॉइंट्स में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सामने है तो पूरा लिखना भी संभव नहीं है। आप पॉइंट्स में नोट्स बनाएं और इस PDF को बार बार पढ़ें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप लोग लिख पाएंगे, मुझे पता है। जब अच्छे से इसको रीड आउट करेंगे, वैसे तो बहुत इजी सा टॉपिक है, आप देख ही रहे होंगे, पढ़कर समझ ही रहे होंगे कि संप्रेषण का महत्व क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है संप्रेषण का महत्व क्या है। आखिर संप्रेषण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इसका समाज में क्या सहयोग है। संप्रेषण के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिससे आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। यह समाज में सामंजस्य बनाने में मदद करता है। सेकंड क्या है, व्यावसायिक सफलता, मतलब कि व्यापारिक संदर्भ में प्रभावी संप्रेषण आवश्यक है। यह कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंधों और टीम वर्क को बढ़ावा देता है, जिससे उत्पादकता और सफलता में वृद्धि होती है। नेतृत्व कौशल के लिए भी संप्रेषण महत्वपूर्ण है। शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान भी संप्रेषण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण शिक्षकों और छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान करता है। यह ज्ञान के विकास में मदद करता है और सीखने के अनुभव को बढ़ाता है। संस्कृति का विकास होता है, समस्याओं का समाधान होता है। अच्छे से जब आपका जो मैसेज है, जो संदेश है, वो सामने वाला तक पहुंचे तो क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण से समस्याओं का समाधान करना आसान होता है। संवाद समस्याओं को स्पष्ट करता है और संघर्षों को सुलझाने में मदद करता है। भावनात्मक संबंध, व्यक्तिगत संबंधों में संप्रेषण की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह मित्रता, प्रेम और आपसी समझ को बढ़ावा देता है।
तो संप्रेषण के बहुत सारे महत्व हैं। हो सकता है कि आपको संप्रेषण के महत्व लिखने आ जाए एग्ज़ाम में। और संप्रेषण का महत्व क्या है? आपस में बातचीत में, फिर मनोरंजन में, व्यक्तिगत ज़रूरत में, सूचना में, ये सब संप्रेषण के महत्व में आते हैं। संप्रेषण के अवरोध क्या क्या है? देखिए, संप्रेषण के कई अवरोध होते हैं जो प्रभावी संवाद को बाधित कर सकते हैं। अवरोध का मतलब क्या है कि डिसरप्शन क्या क्या होता है, बाधा क्या क्या आते हैं संप्रेषण में। तो भाषाई अवरोध मतलब कि जब स्रोत और प्राप्तकर्ता, मतलब जो सेंडर है और जो रिसीवर है, उनकी भाषाएं या बोलचाल का तरीका भिन्न होता है। मतलब जब दो व्यक्ति के आपस में बातचीत हो रहा होगा, इन दोनों का जो लैंग्वेज है, बोलचाल का भाषा है, वही अलग अलग है। तो अब कैसे ठीक से संवाद हो पाएगा? तो यह संप्रेषण में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मतलब भाषाई अवरोध जो है वो संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। संकेतों का गलत अर्थ, अब जो हम संकेत के माध्यम से सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, अगर उसका मतलब गलत निकल जाए तो भी यह क्या है? बाधा की तरह काम करता है। अमौखिक संकेतों का गलत अर्थ लगाना भी संप्रेषण में अवरोध पैदा कर सकता है, जैसे कि चेहरे के भाव या इशारों का गलत व्याख्या। उसके बाद है पूर्वाग्रह, मतलब यदि प्राप्तकर्ता के पास किसी विषय के बारे में पूर्वाग्रह है तो यह संदेश को समझने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मतलब ऐसा हो कि जो रिसीवर है, जिनको मैसेज हमें देना है, उनको उस मैसेज के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता हो और आपकी बातों को वो ध्यान से ना सुन रहे हो, तो भी यह एक बाधा का कारण बन सकता है। फिर आता है कि सूचना की अधिकता। जब बहुत अधिक जानकारी दी जाती है तो यह संप्रेषण को जटिल बना सकती है। प्राप्तकर्ता को जानकारी समझने में कठिनाई हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा एक ही बार किसी को कुछ दे दीजिएगा तो कैसे समझ पाएगा लोग? तो जब बहुत ज़्यादा सूचना किसी को दे दी जाए तो हो सकता है एक दो ग्रैब करे, एक दो समझे, बाकी सारा सर के ऊपर से पार हो जाए। तो सूचना की अधिकता भी बाधा की तरह काम करता है। फिर आता है कि संप्रेषण की तकनीकें। ठीक है, क्या क्या तकनीक हो सकता है? तो सकारात्मक संप्रेषण, सबसे पहला कि स्पष्ट और सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। नकारात्मकता से बचे ताकि प्राप्तकर्ता प्रेरित हो सके। सुनने की कला, संप्रेषण केवल बोलने का नहीं बल्कि सुनने का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सक्रिय रूप से सुनने से संवाद को सुधारने में मदद मिलती है। प्रस्तुति कौशल, अच्छी प्रस्तुति कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसमें उचित आवाज़ का उपयोग, शारीरिक भाषा और दृश्य सामग्री का समावेश शामिल होता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिक्रिया लेना। संवाद के बाद प्रतिक्रिया प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इससे पता चलता है कि संदेश कैसे समझा गया। जो प्राप्त करता है उन्होंने क्या समझा, कैसे समझा। इसका निष्कर्ष क्या आता है बच्चों हमारे पास कि संप्रेषण एक जटिल लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है। क्या है? बहुत जटिल है पर एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है जो मानव जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं बल्कि यह रिश्तों को मजबूत करने, सामाजिक समरसता बढ़ाने और व्यक्तियों के बीच समझदारी को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। संप्रेषण की प्रभावशीलता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और विकास के लिए अनिवार्य है। इसलिए इसे समझना और इसका विकास करना हर व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक है। ये तो था कि संप्रेषण का क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है, क्या क्या हो सकता नहीं, क्या क्या प्रक्रिया होता है, क्या क्या उसमें बाधाएं आ सकती है। अब है हमारे पास कि संप्रेषण के प्रकार, माध्यम एवं तकनीक। संप्रेषण का अर्थ है जानकारी या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, जो कि हमने अभी तक यही पढ़ा है कि संप्रेषण का क्या अर्थ है कि जानकारी या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हम दूसरों के साथ संवाद कर सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर समय होती है, चाहे वह माता पिता के साथ बातचीत हो, दोस्तों के बीच चुटकुले हो या स्कूल में शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ही क्यों ना हो।
जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो हम संप्रेषण कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बता रहे होंगे कि उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि हम अपने दोस्त को बता रहे हैं कि पता है कल क्या क्या पढ़ाई हुआ, इंग्लिश में तो सर ने पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया और साथ में कल टेस्ट भी है। ये जो जानकारी हम अपने दोस्त को दे रहे हैं ये भी तो संप्रेषण है। हम मम्मी को कह रहे हैं कि हमको भूख लगा है, कुछ खाने को दीजिए, तो ये भी संप्रेषण का ही हिस्सा है। या फिर स्कूल में जो सर पढ़ा रहे होते हैं, जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे होते हैं, वो भी संप्रेषण का ही उदाहरण है। यहाँ हम संप्रेषण के विभिन्न प्रकार, माध्यम और तकनीक के बारे में विस्तार से सरल भाषा में समझेंगे ताकि कोई भी बच्चा आसानी से समझ सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर संप्रेषण के प्रकार अभी हमने क्या थोड़ा थोड़ा सा देखा था कि मौखिक, लिखित, और फिर जो क्या क्या था, मौखिक था, लिखित था, दृश्य संप्रेषण था। इसका हमने थोड़ा थोड़ा देखा था। अभी देखिए इसको विस्तारित रूप से उदाहरण के साथ देखते हैं कि मौखिक संप्रेषण क्या होता है। मौखिक संप्रेषण का अर्थ है बच्चों कि जब हम सीधे बोलकर किसी को जानकारी देते हैं। यह संप्रेषण का सबसे सरल और सामान्य रूप है। हम अपने विचारों, भावनाओं और ज़रूरतों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना ही मौखिक संप्रेषण, मतलब मुख से कहा गया संप्रेषण। उदाहरण क्या है इसका? जब माता पिता अपने बच्चे को बताते हैं कि उसे स्कूल में क्या करना है, या जब दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं। मौखिक संप्रेषण में हमारी आवाज़ और टोन भी महत्वपूर्ण होती है, जो हमारे शब्दों के अर्थ को स्पष्ट बनाती है। जैसा कि जब हम खुश होते हैं तो हमारी आवाज़ में खुशी का स्वर होता है। लिखित संप्रेषण क्या होता है? लिखित संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम जानकारी को लिख कर भेजते हैं। किसी भी जानकारी को या संदेश को लिख कर भेजना ही लिखित संप्रेषण होता है। यह संप्रेषण एक स्थायी तरीका है जिससे हम अपने विचारों को बाद में भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण में, जब हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं, ईमेल भेजते हैं या किसी को संदेश भेजते हैं, लिखित संप्रेषण में शब्दों का सही उपयोग करना आवश्यक होता है ताकि हमारी बात को सही से समझी जा सके। यह प्रक्रिया कभी कभी समय ले सकती है, लेकिन यह हमारी बातों को स्थायी रूप से रिकॉर्ड करने का एक साधन है। क्योंकि ये लिखित है तो ये हमारे पास सदियों तक रह जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ है। फिर है दृश्य संप्रेषण। दृश्य संप्रेषण में हम चित्र, ग्राफिक्स या वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। यह संप्रेषण का एक आकर्षक और प्रभावी तरीका है। उदाहरण क्या है कि किसी फिल्म में कहानी बताना, चित्रों के माध्यम से जानकारी साझा करना या स्लाइड शो बनाकर प्रस्तुत करना। दृश्य संप्रेषण हमें जानकारी को और भी रोचक और समझने में आसान बनाता है। बच्चे अक्सर चित्र और वीडियो के माध्यम से अधिक अच्छे से सीखते हैं क्योंकि दृश्य सामग्री को याद रखना आसान होता है। ये दृश्य संप्रेषण में आता है। संप्रेषण के माध्यम क्या क्या है? पहला है व्यक्तिगत माध्यम। व्यक्तिगत माध्यम का क्या मतलब है? व्यक्तिगत संप्रेषण का मतलब है जब संप्रेषण सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है। जब सीधा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषण हो तो इसे व्यक्तिगत माध्यम कहते हैं। उदाहरण क्या है? एक दोस्त का दूसरे दोस्त से बातें करना या किसी परिवार के सदस्य के साथ व्यक्तिगत बातचीत करना। इसमें हमारी भावनाएं, विचार सीधे सामने वाले तक पहुंचते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में हम अपने विचारों, भावनाओं को सहजता से साझा करते हैं। यह किसमें आता है? व्यक्तिगत माध्यम में। उसके बाद आता है सामूहिक माध्यम। सामूहिक माध्यम में क्या होता है बच्चों कि सामूहिक संप्रेषण में एक व्यक्ति या समूह जानकारी को बहुत से लोगों तक पहुंचाता है। उदाहरण, टीवी पर कोई समाचार कार्यक्रम देखना। जैसे कि टीवी पर कोई व्यक्ति न्यूज़ देख रहा है, रेडियो पर संगीत सुनना या समाचार पत्र पढ़ना। इससे क्या होता है? एक समाचार पत्र से बहुत ही समूह, मतलब एक व्यक्ति तक ही नहीं बल्कि एक समूह तक जानकारी पहुंचती है। सामूहिक माध्यमों का उपयोग करके हम बड़ी संख्या में लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का संप्रेषण समाज में सूचना के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि सरकारी घोषणाएं या सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। ये कैसे?
पहुंचाई जाती है? तो सामूहिक माध्यम से। फिर आता है डिजिटल माध्यम। डिजिटल माध्यम क्या होता है स्टूडेंट? तो डिजिटल संप्रेषण में जानकारी इंटरनेट या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा की जाती है, जैसा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ईमेल भेजना या वेबसाइट्स पर जानकारी साझा करना। डिजिटल माध्यम आजकल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें दुनिया के किसी भी कोने में जानकारी साझा करने की सुविधा देते हैं। बच्चों के लिए यह माध्यम बहुत आकर्षक और इंटरैक्टिव होता है, जैसे वीडियो गेम या ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस किसका एग्जाम्पल में आता है? ऑनलाइन क्लासेस डिजिटल माध्यम के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, संप्रेषण की तकनीक क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है कि भाषा सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि अगर भाषा ही सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है तो फिर जो संदेश है वो सही से पहुंच ही नहीं पाएगा। संप्रेषण के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह अलग अलग भाषाओं में बातें कर सकते हैं। भाषा हमारी सोच और भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। उदाहरण क्या है? हम हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में संवाद कर सकते हैं। भाषा में शब्दों का सही चयन, वाक्य संरचना और उच्चारण हमारी संप्रेषण की क्षमता को प्रभावित करता है। सही भाषा का उपयोग करना संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। संकेत और प्रतीक। कभी कभी हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, हम संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से भी संदेश भेजते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे लाल बत्ती का मतलब रुकना, हरी बत्ती का मतलब चलना। यह संप्रेषण का एक प्रभावी तरीका है, खासकर तब जब शब्दों का प्रयोग संभव ना हो। संकेत और प्रतीक संप्रेषण को सरल और जल्दी बनाते हैं, जैसे कि चिन्ह जो हमें दिशा दिखाते हैं। ठीक है, जैसे सड़क पर हम लोग चल रहे होते हैं तो उसके बाद क्या लिखा रहता है कि इसके आगे धीरे चलना है, गाड़ी धीरे चलाना है, या फिर आगे कॉलोनी है, सोसाइटी है तो धीरे चलना है। ये सब जो संकेत है वो संकेत और प्रतीक इस टेक्निक से लोगों तक पहुंचाई जाती है। तकनीकी उपकरण। आधुनिक संप्रेषण के कई तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये उपकरण संप्रेषण को और अधिक सुविधाजनक और तेज़ बनाते हैं, जैसा कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग ऐप्स। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है? ये एक बहुत ही सामान्य उपकरण है जिसका उपयोग हम बातें करने और संदेश भेजने के लिए करते हैं। अगर किन्हीं को कुछ कहना है तो फटाक से फ़ोन कर देते हैं और बोल देते हैं, तो तुरंत से बात पहुंच जाती है। तो संप्रेषण क्या हो जाता है? बहुत आसान और जल्दी भी हो जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट ये हमें जानकारी साझा करने और पढ़ने के लिए अद्भुत अवसर प्रदान करता है। हम ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं या ब्लॉग्स और लेख पढ़ सकते हैं। वीडियो कॉलिंग ऐप्स जैसे जूम, गूगल मीट या स्काइप, हम दूर बैठे लोगों को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। इससे न केवल हम अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, बल्कि आवाज़ सुनाते हैं दूसरों को, बल्कि दूसरों को देख भी सकते हैं, उनका आवाज़ भी सुन सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? तकनीकी उपकरण है संप्रेषण का, जो टेक्निक है। तो संप्रेषण का महत्व हमने पढ़ा, संप्रेषण का बहुत सारा महत्व है। उसके बाद निष्कर्ष को भी हमने देखा। उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें पढ़ना है सेकेंड यूनिट में संप्रेषण। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आ सकता है वो तो यही है कि संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण को एक लाइन में आप ऐसे समझे कि संप्रेषण का अर्थ है सूचना, विचार या भावनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। ठीक है, यह एक संवाद प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, मतलब जो भेजने वाला व्यक्ति रहता है, जो स्रोत होता है, संदेश को तैयार करता है और दूसरे व्यक्ति, मतलब जो प्राप्तकर्ता होता है, जो रिसीवर होता है, उन तक पहुंचाता है। संप्रेषण केवल सूचना साझा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों को विकसित करने, विचारों का आदान प्रदान करने और समझदारी को बढ़ाने में भी मदद करता है। आपको एग्जाम में देखना है कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब से लेंथ रखना है आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि संप्रेषण का क्या महत्व है। तो बहुत सारा महत्व था। यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है, आपसी
समझ को बढ़ाता है, सहयोग को बढ़ाता है। स्कूल कॉलेज में बहुत हेल्पफुल होता है कि स्कूल कॉलेज और कार्यस्थलों पर प्रभावी संप्रेषण आवश्यक है, क्योंकि इससे कार्य का कुशलता से संपादन होता है। बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, आपको PDF एप्लीकेशन में मिल जाएगा, धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन पे, आप वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। संप्रेषण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और दृश्य संप्रेषण। ये सब तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, आपको लिखना है, पढ़ना है, समझना है और रिवीजन करते रहना एग्ज़ाम से पहले। मौखिक संप्रेषण की विशेषताएं क्या क्या है? तुरंत क्या होता है, बातचीत, तुरंत सामने से बातचीत हो रहा है तो फीडबैक तुरंत मिल जाता है, तुरंत लोग समझ जाते हैं। ये सब क्या है? मौखिक संप्रेषण की विशेषताएं ही तो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित संप्रेषण क्या है? जो लिखित रूप से दूसरे तक पहुंचाया जाए, जैसे कि रिपोर्ट, जैसे कि पत्र, ईमेल, रिपोर्ट या किसी अन्य लिखित दस्तावेज के माध्यम से हो सकता है। दृश्य संप्रेषण में क्या होता है? दृश्य के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से। उसके बाद संप्रेषण के कौन से प्रमुख माध्यम हैं? तो बहुत सारा माध्यम था, व्यक्तिगत माध्यम था, सामूहिक था, डिजिटल था, हमने भी देखा ना। उसके बाद व्यक्तिगत संप्रेषण का महत्व क्या है? तो व्यक्तिगत संप्रेषण में व्यक्ति सीधे संवाद करता है, जिससे भावनाओं और विचारों का स्पष्ट आदान प्रदान होता है। सामूहिक संप्रेषण क्या है? ये सब कुछ अभी हमने देखा। फिर डिजिटल संप्रेषण के लाभ क्या क्या है? इस PDF से आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ जितने भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, उत्तर, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और रिवीजन करते रहना है। संप्रेषण की क्या क्या बाधाएं हो सकती है? संप्रेषण में फीडबैक का क्या महत्व है? संप्रेषण की तकनीकें कौन कौन सी है? ये सब अभी हमने देखा है डिटेल में। ये क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। संप्रेषण में सांस्कृतिक अंतर कैसे प्रभाव करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। फिर आता है कि संप्रेषण में गैर मौखिक संकेतों का महत्व क्या क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर। टोटल आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? देखिए, टोटल आपको 20 क्वेश्चन दिया गया है और अच्छे से संप्रेषण को समझाया गया है। आपको इस PDF से अपना जैसे कि अच्छे से नोट्स बनाना है, पूरा डिटेल में नहीं, आप पॉइंट वाइज लिखकर याद रखने के लिए नोट बना सकते हैं और अच्छे से रिवीजन करते रहना है एग्ज़ाम से पहले। और हाँ, कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप ग्रुप में AEC हिंदी के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।